जय हिंद साथियों। आज नए एक महापुरुष के रूप में एक बहुत बड़ा नाम इस देश का, एक महान पूत इस महान माटी से निकला हुआ, जिसके बारे में आज बात होनी है। और मुझे आशा है कि इससे पहले का जो वीडियो हमने शहीद आजम भगत सिंह पे बनाया था, मेरा हर एक साथी उस वीडियो को पूरी आखिरी तक देखा होगा, रोए खड़े हो गए होंगे। और उसी का बड़ा भाई चंद्रशेखर आजाद, जनेऊधारी वो ब्राह्मण, मध्य प्रदेश की पावन धरती से पैदा भारत का ये वीर चंद्रशेखर आजाद। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में जन्मा ये भारत का वीर सपूत, जिसे भावरा गांव को वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद गांव के नाम से भी जाना जाता है, में इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम सीताराम तिवारी और उस मां की पवित्र कोख से ये पैदा हुआ, उसका नाम जगदारी देवी था। और बचपन में ये भील जाति के लोगों के बीच में बड़ा हुआ और वहीं से इन्होंने तीर और धनुष की शिक्षा ली। चंद्रशेखर आजाद का जब भी नाम आता है, मूंछों पे ताव देने वाला वो भारत का वीर सपूत सदैव अंकित हो जाता है, आंखों के सामने आ जाता है। वो उनकी पिस्टल, उनका रौब, उनका वो जनेऊ और उनका वो धोती और उनका कुर्ता, न झुकने वाला वो सर कभी भी भूला नहीं जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, भावरा गांव में हुआ। पिता सीताराम तिवारी और माता जगदारी देवी। बचपन की शिक्षा दीक्षा शुरुआती वहीं हुई हल्की सी। इसके बाद कुछ समय के बाद ही 1919 में जलियांवाला बाग, जनरल डायर के उस कुरकुर बर्बरता ने चंद्रशेखर आजाद के जीवन को पलट कर रख दिया। जलियांवाला बाग कांड हो जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश से निकले और बनारस आकर रहने लगे बहुत कम सी उम्र में, और संस्कृत विद्यापीठ में उन्होंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। इसी बीच महात्मा गांधी का वो असहयोग आंदोलन, जो पूरे भारत में अलग भारतीय अर्थव्यवस्था को जेतित कर रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन परमानेंट बढ़ता जा रहा था। मंगल ग्रह में, मंगल घड़ी में असहयोग आंदोलन का परचम बुलंद करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपना रोल प्ले किया। असहयोग आंदोलन करते हुए चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उस कोर्ट में उनको प्रस्तुत किया गया जहां का जज खरीघाट अपने कठोर जजमेंट के लिए जाना जाता था। जज साहब को लगा कि ये बच्चा है, इसकी उम्र ही क्या है, अभी इससे कुछ पूछा जाता है, देखता हूं इसका जवाब क्या होता है। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा, आजाद। अगला प्रश्न आया जज साहब का कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो जज साहब को उस छोटे से नन्हे बालक ने जवाब दिया, स्वाधीन। तीसरा प्रश्न था जज साहब का कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो जज साहब को उस नन्हे बालक ने जवाब में दिया, जेल खाना। इस छोटे से बच्चे की इस बात को सुनकर, उसके इस तेवर को देखकर इतना खतरनाक जज बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। उसने उस बच्चे के ऊपर रहम भी नहीं किया और 15 बेत मारने का जजमेंट दे दिया, सजा दे दी। बेत पूरे जोर से पड़ रहे थे उस नन्हे बालक पर, और जितनी बार जितने जोर से उसके ऊपर बेत पड़ रहा था, उससे साथ ही उसकी खाल बाहर आती जा रही थी और वो वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत का नारा देता हुआ बुलंद कर रहा था उस अपने जुनून को, जिसके लिए उसे आगे चलकर आजाद कहा गया। वो आजाद ऐसे आजाद नहीं था, उसने उस शानदार रोल प्ले किया अपने जीवन का। जो उसकी मूंछ थी, मूंछ का एक एक बाल उसकी स्वाधीनता को ऐसे ही नहीं बताता है। ताव मारता हुआ चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही क्रांतिकारियों का मसीहा नहीं कहा जाता है। 15 बेत पढ़ने के बाद उसे 3 आना दिया गया, ये प्रावधान था। 3 आना जब दिया गया तो उसने वहां के जनरल के मुंह पे वो 3 आना मारते हुए जेल से भागा। वो कहा जाता है ज्ञानवापी मोहल्ले में आने के बाद चंद्रशेखर आजाद का भव्य स्वागत किया गया और उनको एक उपाधि दी गई जिसका नाम पड़ा आजाद। आजाद बड़ा हो रहा था और बड़ा होने के साथ साथ अब वो
नए मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब बढ़ते बढ़ते वो उसी समय मुलाकात उनकी होती है शहीद आजम भगत सिंह से। शहीद आजम भगत सिंह से मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज होती है और लाला लाजपत निर्मूर्छित हो जाते हैं और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए दो वीर, साथ में सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर सपूत, इस बदला को लेने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लाहौर कोतवाली को खिड़की रेकी करते हैं, चारों तरफ से उसको देखते रहते हैं और एटलीस्ट वहां का जो सबसे खूंखार जनरल था जिसका नाम था साइडरसन को गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद लाला लाजपत राय को पूर्ण श्रद्धांजलि मिलती है, मगर अब भगत सिंह और चंद्रशेखर को यह पता चल चुका था कि केवल एक मृत्यु से ही काम नहीं बनेगा। ये केवल अस्त्र और शस्त्र की लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। भारत के प्रत्येक जन जन में इस क्रांति को पहुंचाना है। इस क्रांति को पहुंचाने के लिए जन जन तक अपने विचार को पहुंचाना है। इसके लिए गुपचुप तरीके से सारे क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया गया और शुरुआत की गई आगरा अधिवेशन की। आगरा अधिवेशन से पहले भी एक बड़ा हादसा होता है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान ने मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काकोरी डकैती को अंजाम दे दिया। काकोरी डकैती को अंजाम देने के बाद जो लखनऊ चली हुई सरकारी खजाना लेकर ट्रेन थी उसको बीच में चेन पुलिंग करके रोककर जब पूरा अंग्रेजी खजाना लूट लिया गया तो अंग्रेज की नींव हिल गई पूरी तरीके से। किसी औकात नहीं थी खजाना लूटने की। लूटा गया तो गिरफ्तार कर लिया गया राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को, अशफाक उल्लाह खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद चंद्रशेखर आजाद छलिया कहे जाते थे। भेष बदलने में क्रांतिकारियों में सबसे माहिर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से मिलते हैं। भगत सिंह से मिलने के बाद वो साडरसन को गोली मारते हैं। साडरसन गोली मारने के बाद अब उनको एक बात समझ में आ रही थी कि इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। आगरा अधिवेशन होता है। आगरा अधिवेशन कोई लीगल अधिवेशन नहीं, गुपचुप तरीके से क्रांतिकारियों द्वारा किया गया अधिवेशन है। इस अधिवेशन में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे वीर सपूत शामिल होते हैं। शामिल होने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए असेंबली में बम का धमाका होना चाहिए, जिस बम में कोई अताहत नहीं होगा, किसी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, किसी कोई चोट नहीं आएगी, मगर सुनाना है। भगत सिंह असेंबली में बम मारते हैं। बम मारने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद चंद्रशेखर आजाद फिर हाथ से निकल जाते हैं। हाथ से निकलने के बाद उधर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लोग की गिरफ्तारी होती है। इधर भेष बदलकर चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद चले आते हैं। इलाहाबाद आने के पश्चात वो अपने सहयोगियों के साथ साइकिल के अलग अलग रास्ते से साइकिल से अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं, जिसे आप वर्तमान में कंपनी गार्डन कहते हो। कंपनी गार्डन पहुंचने के बाद हमारे ही भारतीयों में से कोई एक नीच अंग्रेजों से पैसा लेकर चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी करता है। अंग्रेजी जनरल और जो आपको ये कर्नलगंज कोतवाली दिखाई देती है, इसके पूरी फोर्स चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अभी भी चंद्रशेखर आजाद लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनके पास बहुत सारा गोला बारूद रहता है। चंद्रशेखर आजाद लड़ते हुए अपनी एक एक गोली से ये सुनिश्चित करते हैं कि एक एक गोली से एक एक फिरंगी को मारेंगे। वो मारते चले जाते हैं। जब उनके पास आखिरी गोली बचती है तो मूछ पे ताव देते हुए कहते हैं कि मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, और ट्रिगर को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और आखिरी गोली अपने सर में उतार लेने के बाद वह वीर सपूत उस पेड़ के नीचे अल्फ्रेड पार्क के बैठा रहता है। औकात नहीं होती है जनरल की कि 30 मिनट मरने के पश्चात भी उसकी मृत्यु शरीर तक ये पहुंच जाएं। गुप्त तरीके से चंद्रशेखर आजाद के पार्थिव शरीर को जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दूसरे दिन जब ये बात आग की तरफ फैलती है तो पूरा इलाहाबाद
में कहा जाता है कि एक ऐसी गली नहीं थी जहां भीड़ नहीं थी। रसूलाबाद घाट पर पुनः सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं, वहां से एक जुलूस को निकाला जाता है, चंद्रशेखर आजाद को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है। कभी लगा ही नहीं कि चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच नहीं रहे। उनकी प्रेरणा, उनका स्रोत, उनका साहस, उनका धैर्य, उनका बलिदान, उनका त्याग पूरे जीवन भारत के प्रत्येक कण कण में, मानस में जिंदा रहेगा। चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हुए ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।